हेलो बच्चा पार्टी, कैसा है? एवरीथिंग फाइन। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे और फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक करंट तक। प्रोबेबली हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज करेंगे और वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो दिस इज विष्णु, लेट अस स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट मैंने उस दिन आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फिगर देखो इधर, यहाँ पे क्या है ना, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बनाया है, ठीक है? दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? इससे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, मतलब चार्जेस पास हो रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। मान लो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन पास हुआ, ठीक है? तो करंट उस हिसाब से होगा। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखो, ये एरिया छोटा है, इसमें करंट जो पास कर रहा है 1 सेकेंड में वो भी कम कर रहा है। तो सॉरी, चार्ज जो पास कर रहा है वो कम कर रहा है, इसलिए जो करंट होगा यहाँ पर वो क्या होगा, कम होगा, है ना? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड उतना ज्यादा करंट होगा, ठीक है? इसका यूनिट क्या था, एम्पियर। हम लोग कर चुके हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, कर चुके हैं। मैंने बताया था कैसे ये स्केलर है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद अमीटर, इसके बारे में भी बता दिया था कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सीरीज में कनेक्ट करते हैं भाई, इसको याद रखियो। चलो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव टू डील विद। देखो एक्चुअली क्या है ना कि अभी थोड़े से साउंड की इशू है, मेरे पास माइक वगैरह अभी अवेलेबल है नहीं। थर्सडे के बाद प्रोबेबली आई विल ट्राई टू टेक क्लास ऑन व्हाइट बोर्ड। ओके, मैं अपने आप को भी जो है ना दर्शन दूंगा आप लोगों को, फिर गाली देना जितनी गालियां देना है, ठीक है? तब तक पढ़ ले भाई, ठीक है? तो प्रोबेबली आई एम ट्राइंग टू टेक क्लास ऑन व्हाइट बोर्ड। तो नेक्स्ट वीक से शायद ये हो पाए, देखते हैं। तब तक इधर से ही अपन लोग समझेंगे। और अगर कुछ चीजें हैं जो यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूजन रह जाएगी तो वी विल डील इट इन लेटर क्लासेस, बस आप कमेंट करते जाना, ठीक है? चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। 10 मिनट तक किसी भी बल्ब से 0.5 एम्पियर करंट जो है पास होता रहा। मान लो कैसा इसका फिगर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इस तरह से मान लो ये कोई बल्ब है इस तरह से, और ये कोई बैटरी लगा होगा ऐसे करके, V पोटेंशियल होगा, ये बल्ब है B, और इधर से करंट पास हो रहा होगा क्या, I, ठीक है? चलो, तो ये कह रहा है क्या कि ये I कितना है, 0.5 एम्पियर, और ये बल्ब है, ठीक है? इससे कितना टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, 10 मिनट तक। तो बोल रहे हैं ना कि फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट, कितना चार्ज फ्लो होगा। ये किस पे है, इस फॉर्मूला पे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हम लोग को क्यू पता है, पता है क्या, नहीं ये निकालना है भाई। I पता है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो एम्पियर है ना करंट का यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो ये सब इसके एसआई यूनिट्स हैं। तो एसआई यूनिट में टाइम का जो है वो एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू कन्वर्ट 10 मिनट इनटू कितना, 10 सेकंड, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखो 10 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया है सेकंड में, तो 600 सेकंड हो गया, ठीक है? अब we know that q is equal to it, तो I is equal to 0.5 into 600, that is 300। तो 300 coulomb is the charge what the bulb was getting, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार स्लाइड्स को मैं पीछे कर दूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो शायद कर लिया था ना, प्योर वाटर इज अ कंडक्टर और नॉट। तो क्या है भाई, प्योर वाटर इज अ इंसुलेटर, याद है ना? प्योर वाटर इज अ कंडक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो तेजी से थोड़ा आगे चलते हैं।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कूलम, है ना। ठीक है आगे बढ़े, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना जल्दी भी मत भागो। देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस अगर सीबीएसई क्वेश्चन को ट्रिकी बनाता है, या 10th के बाद या इवन 12th में भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस हम लोग कभी भी पढ़ते हैं, इवन कंपटीशन में भी, तो कभी भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनता है सीबीएसई से लेके आगे 10th से लेके जो भी एग्जामिनेशन होगा, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं। वो लोग करते क्या है ना, कि पूछेंगे बेसिक चीज। 10th में अगर ये बोर्ड में आएगा तो सबको पता है कि वी हैव स्टडीड चार्ज, स्टिल वी हैव डन अ मिस्टेक। क्या किया हमने मिस्टेक, यहाँ पर देखो, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट वी नो कूलम। और ऐसे क्वेश्चन में ना फर्स्ट ऑप्शन वही मिलेगा जो सबको पता है, लेकिन एक बार वेट करके आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं। अगर ये देखो, ये एन क्या है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट न्यूटन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। फर्स्ट तो होगा वी नो, बी नहीं होगा, सी ए एस क्या, एम्पियर सेकेंड, हाँ ये यूनिट चार्ज का हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखो, एम्पियर, Q इज इक्वल टू आई टी, आई क्या है एम्पियर में, टी क्या है टाइम सेकंड में, तो चार्ज का यूनिट एम्पियर और सेकंड भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, इसलिए मैं आपको उस लेवल की तैयारी करा दूंगा ना, मैं आपको अपग्रेड कर दूंगा एक लेवल अप के लिए। अगर सीबीएसई वहां तक जाता है ना नेक्स्ट ईयर, तो आप के लेवल को सीबीएसई मैच नहीं करेगा, आप उससे एक लेवल अप रहोगे, दैट फॉर श्योर, दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू। बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द लेक्चर्स, यू हैव टू share the lectures, you have to subscribe the channel, but more than that what is important, you have to see the lecture, you have to get the concepts in। ठीक है, रेस्ट मेरे पे छोड़ दो भाई, क्वेश्चंस मैं इतने कराऊंगा ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको बस घर में पढ़ने के लिए क्या बोलूंगा मैं, कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए बोलूंगा, एक दो चीजें, बस उतना सही आप घर में करना। इस वीडियो के बाद एक्स्ट्रा टाइम हाफ एन आवर मुझे दे देना इस वीडियो के बाद, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज की, दिस इज द वीडियो ऑफ फिजिक्स, वी आर डीलिंग विद द फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे ही फिजिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर सोशल स्टडीज के कोई चैप्टर या फिर मैथ्स, इन सारे में से कोई एक चीज मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, वो अगर आपको, आप कमेंट भी कर सकते हो कि ये स्टार्ट करो सर, ये स्टार्ट करो, जो आपको लगेगा आप बताना, मैं वो स्टार्ट करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, पहले सिंपली इसको समझते हैं। जैसे मान लो कहीं किसी एरिया में फ्लड आया है, ठीक है, बिहार में आप हो तो कोसी रिवर के आसपास फ्लड आता है, गुजरात में आ रखा है अभी नर्मदा, फिर दिल्ली में कभी कभी आप लोग सुनते हो, मतलब हर जगह, राजस्थान में आ रखा है, तो फ्लड आते हैं। तो फ्लड में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, फ्लड आया और अपने साथ कई गांवों को बहा कर ले गया। तो बहा कर मतलब ड्रिफ्ट कर लिया अपने साथ, ठीक है ना, उसके फोर्स की तरफ वो खींचा चला गया। ठीक है, जैसे मान लो मैं स्मार्ट हूं, ठीक है, तो क्या होता है, लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आ जाती हैं, दिस इज ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जितनी ये स्पीड जितना होगा ना, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ इसको, मतलब खुद पे मत ले लेना, बॉयज को मैं कह रहा हूँ, गुस्सा गुस्सा ना, मैं सही में स्मार्ट हूँ, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक है, चलो जब देखोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली यार। देखो बेटा समझो इसको, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, अब हम लोग कंडक्टर में समझेंगे। लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर, क्या कंडक्टर है ये क्या है, ये ग्लास है। हम लोग पानी पीते हैं ना घर में, तो वो एक ग्लास है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ना वो कंडक्टर कहलाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होते हैं, उस कंडक्टर में मूव कर रहे होते हैं। एंड वी नो दैट अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट तो होगा। तो ये ग्लास जब हम लोग छूते हैं, पानी पीते हैं, तो करंट क्यों नहीं मारता है भाई, जब इसमें चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो शॉक क्यों नहीं लगता है हमको, नहीं लगता है। उसका रीजन है, ये बताता हूँ। देखो मान लो ये एक कंडक्टर है, यही यही क्लास जो है ना वही है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, लेकिन ये इधर से इधर गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो कि इसको ऐसे समझो, तुम्हारा स्कूल है, उसके फील्ड में बहुत सारे बच्चे हैं, सबके आंख में पट्टी बांध दो और सबको बोलो बेटा दौड़ो, तो क्या होगा,
कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा आगे जाएगा, दूसरे से टकरा जाएगा, फिर किधर घूम जाएगा, फिर किधर घूम जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह करके रैंडम मोशन ये करता रहता है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या जीरो हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना, तो वो रैंडमली मूव करता रहता है इधर उधर जिग जैग पाथ में। तो उसका पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता है, उसका डिस्प्लेसमेंट नेट जीरो हो जाता है। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके कारण कोई प्रॉपर करंट वहां पर हमको फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही किसी कंडक्टर को, मान लो इसी ग्लास को हम लोग कनेक्ट कर दिए यहां वायर से, ऐसे करके, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिए। अब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, ठीक है, मान तो इधर क्या है, मान लो इधर पॉजिटिव साइड आ गया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो क्या होगा, सब इसकी तरफ दौड़ेगा। मान लो ये लड़का है और ये लड़की है, किधर दौड़ेगी? लड़के की तरफ दौड़ेगी। ये अभी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ रहा है, दौड़ लगा है, पूरा जोर से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, गया गया किसी से टकरा गया, टकराया तो क्या होगा, गिरेगा। लेकिन फिर वो उठेगा, संभलेगा और वापस फिर किधर दौड़ेगा, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ में एक उद्देश्य मिल गया है कि मुझे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ, ठीक है, स्पीड कम होगा, पहले से स्पीड कम होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसलिए हम लोग को इस कंडीशन में शॉक लगता है और हम लोग शॉक फील करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस जगह पर जो इसका स्पीड है, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, वो स्पीड क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन एकदम खींचा चला जाता है उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। समझ में आया? पहले क्या हो रहा था, रैंडम मोशन में था, अब क्या हो गया, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर समझो, जो इलेक्ट्रॉन पहले था, ग्लास जो हमारा पहले था, जो मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस केस में वो रैंडमली मूव कर रहा था, तो उसका स्पीड जो है ना, अभी बाद वाले ड्रिफ्ट स्पीड से वो स्पीड ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बाद वाला जो है ना, अगर मान लो दौड़ा, गिरा, उठा, तो उसमें अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर वो वापस अपने आप को फिर चेहरा घुमा के फिर इधर ही दौड़ना चाहेगा, एक ही डायरेक्शन में। तो इसलिए उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। दैट स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। अगर आपको पूछ दे कि किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो स्पीड है, और अगर उस कंडक्टर को हम कनेक्ट कर दें बैटरी से, उस समय जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड जो है, बताइए किसका स्पीड ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलोगे? सेकंड वाले केस में, जब हम बैटरी लगा, सॉरी, किसका स्पीड कम होगा? तो सेकंड वाले केस में, और दैट स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। क्लियर है? मुझे पता है तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है और खुश है, चेहरे पे हंसी दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं फील कर पा रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे हो थोड़ा थोड़ा। अच्छा है, इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो, मजा आएगा बहुत। थासू सारा सब्जेक्ट इतना क्रिस्टल क्लियर होगा ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, वो कमेंट में तुम्हें मुझे बताना होगा कि आई एम राइट और रॉन्ग। अगर गलत हूं तो भाई वीडियोस बंद कर दूंगा, बनाना नहीं बनाऊंगा। बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे यार, इतने सारे हैं ना कि देखते देखते तुम थक जाओगे, लेकिन वीडियोस बनाने वाले और जो डेटा है ना वो नहीं थकेगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट लगे ना दूसरों से, तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये तीन वर्ड जो है ना, बोलना मजबूरी है। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें लगता हो क्या चाट रहा है यार, बट क्या करूं, मजबूरी है यार। कम से कम इतना तो चाहिए ना कुछ। मैं और कुछ तो नहीं मांग रहा हूँ, बस ये तीन चीज मांग रहा हूँ। और रिव्यू जरूर चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। देखो देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, डज ग्रेविटी हैज रोल इन द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटालिक वायर? क्या किसी कंडक्टिंग मेटालिक वायर में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसमें ग्रेविटी का कोई रोल है क्या? तो कोई रोल नहीं है। तार में करंट घूम रहा है, चल रहा है, उसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। दिस क्वेश्चन सीबीएसई में आस्क यू, तो बोलोगे नो, देयर इज नो रोल।
ओके चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। देखना अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सबसे पहले फिर वही मेरी आदत है कि इसको एकदम आसान तरीके से थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग फ्रेंड्स लोग में बोलते हैं ना कि भाई तेरे में पोटेंशियल है तो तुम उसको पटा के दिखा, है ना। बेचारा जाता है पटाने, मार खा के आ जाता है, क्यों, मेरे जैसा स्मार्ट नहीं है भाई इसीलिए। चलो कोई नहीं, मेरे तरह बन जाओगे, ठीक है। अब तुम मन में सोच रहे हो आपके तरह नहीं बनना है मुझे, मैं ठीक हूँ, फलना ढिमका हूँ, एटीट्यूड फलना ढिमका। अरे ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखो तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, क्षमता, किसी भी चीज का तुम्हारा क्या क्षमता है, हाउ मच यू कैन स्कोर, हाउ मच यू कैन रन, हाउ मच यू कैन प्ले, दिस इज योर पोटेंशियल, है ना। बोलते हैं धोनी में बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है, उसको खेलना चाहिए था, वो उसके डिसीजन को कोई नहीं समझ रहे हैं, अपने ही ज्ञान सब बांटते रहते हैं। तो दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मतलब क्या, चार्ज, चार्ज का पोटेंशियल, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अच्छे से समझना। देखो इसका डिफिनेशन क्या है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुमको बुक में ना यहाँ पर ये चीज अभी नहीं मिलेगा कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज, ये मैंने यहाँ पर जोड़ा है ताकि तुम्हारा ये चीज क्लियर हो। कैसे, देखो इस फिगर में आओ, यहाँ पर Q1 चार्ज है ना। देखो ये जो Q1 चार्ज है ये कहां पर है, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। इसको हम लोग यहां ला रहे हैं किसी पॉइंट 2 पर। एक चीज तुम बताओ कि अगर किसी फ्रेंड को, देखो तुम्हारे दो फ्रेंड है, एक जो खुद से तुम्हारे पास आ गए, ठीक है, और एक फ्रेंड जिसको उसकी मम्मी आने नहीं दे रही है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा, जाओगे घर के नीचे चिल्लाओगे आंटी, या क्या तुम्हारे फ्रेंड का नाम है, जो भी नाम है, ढक्कन, तो वो बोलेगा हाँ भाई, तो बोलेगा आना आना, आंटी बोलेगी नहीं 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 जाना है नहीं जाना है, तो तुम बोलोगे आंटी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं विष्णु सर से, तो दिस, तो क्या होगा, आंटी बोलेगी तब ठीक है जाओ विष्णु सर से पढ़ने जा रहे हो। तो क्या करना पड़ा तुमको, वर्क करना पड़ा। वर्क कब करना पड़ेगा भाई, जब चीजें दिक्कत हमको फील होगा। अगर तुम मान लो कहीं पर चल रहे हो, ठीक है, हवा के अगेंस्ट तुम चल रहे हो, तो तुमको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है ना। सिंपल कंसेप्ट है। और ड्रिफ्ट वाले केस में क्या हो रहा था, अपने ही जा रहा था, ठीक है ना, मतलब तुम्हारा एक फ्रेंड खुद ब खुद आ गया, तो वहां वर्क करना पड़ा क्या, नहीं। इसलिए ये चीज मैंने लिखा है। बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि नॉर्मली अभी 10th लेवल पे ऐसा ही है कि किसी एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन वर्क जो करना पड़ता है वो क्यों करना पड़ता है, बिकॉज वहां पर किसी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब एक क्षेत्र होता है उसका, ठीक है, उस दूसरे चार्ज के फील्ड में घुसेंगे ना, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे कोई किसी एरिया का एक दादा है, बोलेगा ये मेरा एरिया है, मेरा फील्ड है। अगर दूसरा कोई आदमी वहां जाके दादा बनना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके फील्ड को ब्रेक करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, काम करना होगा, उसको मारना होगा, है ना। सिमिलर चीज यहाँ है, वर्क, वाई वी आर डूइंग वर्क, अगर कुछ काम काम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई तो बात है ना, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कब लगाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा। तो जरूरत क्यों पड़ रहा है, बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर वी हैव टू गो, वी हैव टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। the work done in doing so is known as electric potential। क्लियर है एकदम, धांसू से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q, और W इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं, V इंटू Q। कोई दिक्कत, चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज बताओ, ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। भाई तेरे मार्क्स और मेरे मार्क्स में कितना अंतर है, 10 नंबर का, मतलब उसको 90 आया, आपको 80 आया, घटा दिए, 90 माइनस 80, दैट इज डिफरेंस, सब्सट्रैक्शन, है ना। तो डिफरेंस कब होगा, जब दो फ्रेंड आप लोग एग्जाम दिए हो, अगर मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया नहीं है, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो क्या हमारे दोनों के बीच मार्क्स क्या निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, क्यों, जब इस बार बोर्ड जिसने दिया है उस दो आदमी के बीच का डिफरेंस निकलेगा। अगर आपने 5 रोटी खाया, मैंने 3 रोटी खाया, ठीक है, आपने 5 चपाती खाया, मैंने 3 चपाती खाया,
तो हम लोग बोलेंगे कि भाई बताओ हम दोनों के बीच का चपाती खाने का डिफरेंस क्या है, तो टू, दोनों करेंगे तब तो, दोनों एक ही काम करेंगे तब ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा था, इंफिनिटी से चार्ज को ला रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पॉइंट से, ये जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये देखो, ये क्यू चार्ज जो है, इसका ये फील्ड है, ये जो ऐसे बताया बनाया ना मैंने, ये समझो ये इसका फील्ड है, आपके समझाने के लिए बनाया, ठीक है। इसी फील्ड में कोई एक पॉइंट था ए, जहां पर ये चार्ज रखा हुआ था क्यू, ठीक है। इसको मान लो क्यू वन, क्यू क्यू सेम हो जाएगा, ये क्यू वन, ये क्यू क्यू। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले, हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर ले जाएंगे, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ये जो पॉइंट है ए, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण, और इसका भी अलग कुछ पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण, इसी दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफिनेशन क्या हुआ, वर्क डन इन मूविंग अ unit positive test charge from one point to another in an electric field of other charge is known as electric potential difference। हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, VB माइनस VA, माइनस क्यों, अभी मैंने बताया आपको कि ये डिफरेंस क्या होता है, माइनस वो बराबर W/Q, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी ना दो डिफिनेशन आया, तो यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी से लाते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में किसी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसको और एक चीज तुम क्लियर कर लो, समझ लो, मान लो किसी एक कोई आदमी है, वो बोलता है ना दादा है हम इस एरिया का, ठीक है। तो उस एरिया में मान लो जो दादा है उसके करीब जो एरिया होगा या उससे दूर जो एरिया होगा, दोनों में तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो उसकी क्षमता, जो उसका कैपेबिलिटी अपने नजदीक वाले एरिया में होगा, जो लोग उसका बात वहां ज्यादा सुनते होंगे, दूर वाले क्या है, कम सुनते होंगे। तो दूर वाले से अगर नजदीक वाले में हम लाएंगे या नजदीक से दूर ले जाएंगे, तो भी क्या है, हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा किसी को। मान लो कि तुम क्या करते हो, उसके एरिया का कोई एक किसी एक लड़की को भगा लेते हो, ठीक है। अगर तुम उस दादा के नेक्स्ट वाले घर से लेके दूर लेके जाना चाहते हो, तो क्या होगा, पहले दादा का क्या होगा, परमिशन लेना होगा। अगर दूर से वहां पर नजदीक आना चाहते हो, तो भी क्या बोलेगा, मैं बाहरी को नहीं आने दूंगा, फिर तुमको क्या करना होगा, वर्क करना होगा, है ना। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। डिफरेंस में क्या है, जैसे हम बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट के मास का डिफरेंस, तो मास m1 माइनस m2 बराबर क्या होगा, कुछ भी m, तो यूनिट तो kg ही होगा ना, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, kg। और ये भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करें, तो v इज इक्वल टू क्या था, W/Q, तो 1v इज इक्वल टू 1W/1Q। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ current carrying conductor when 1 joule of current, sorry, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 जूल चार्ज को, ठीक है, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, तो द रेशियो ऑफ दैट इज नोन एज 1 वोल्ट, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर, इससे पहले कल कुछ पढ़ाए थे, अमीटर क्या चीज था, वो करंट को मेजर करता था, कैसे कनेक्ट करते थे, सीरीज में। ये क्या है, वोल्ट मीटर। क्यों यूज करते हैं, टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, ये मैं बताऊंगा जब मैं रेसिस्टेंस पढ़ाऊंगा ना, रेसिस्टेंस के क्वेश्चंस लगवाऊंगा ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि व्हाई वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज, ठीक है। तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, और चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। पूछ क्या रहा है, वर्क डन, क्या पूछ रहा है, वर्क डन W। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, वी नो दैट
सो V is 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम दैट इज 24 और यूनिट याद रखना क्या है जूल। अगर हम पूछें तुमको बोले कि वर्क का यूनिट वोल्ट कूलम भी होता है, सही है कि गलत, तो क्या बोलोगे सही, इट इज इक्वल टू जूल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम क्वेश्चन किया था ना, वही ऐसा यहाँ पे भी उसी तरह हो सकता है। ठीक है, अब देखो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, मैंने बताया था कल आपको सर्किट्स के बारे में, तो शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है या कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है या चेंज नहीं करता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, हमारा अप्लायंसेस या वायर जो है लाइव वायर के क्या बोलोगे कांटेक्ट में आ जाता है, तो अचानक से क्या होगा, करंट हेवीली इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए ना आग लग जाता है। क्यों आग लग जाता है, करंट बहुत फ्लो कर जाता है। ठीक है, और रेसिस्टेंस रहता ही है, ज्यादा करंट हुआ तो रेसिस्टेंस के कारण हीट पैदा होता है, हीट होने से वो आग लग जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। What is the function of voltmeter in electric circuit? You know that the function of voltmeter in electric circuit is to measure potential difference और electric potential। और एक चीज लिख देना इसमें साथ साथ कि it is always connected in parallel। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। What is the unit of electric potential? Electric potential का यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट। फिर यहाँ पर ध्यान दो थर्ड ऑप्शन पे J/C, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय क्या होता है जी, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो पोटेंशियल का पूछा है, V इज इक्वल टू W बाय Q, तो W इज जूल, Q इज कूलम, तो जूल बटे कूलम भी यूनिट होगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो आंसर विल बी बोथ 1 एंड 3। ठीक है, आगे चलो। अब ये सर्किट डायग्राम है, ये चिपकाना पड़ा मुझे जबरदस्ती, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि ये चीज लोगों को पता होती है, फिर भी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कभी कभी भूल ना जाना वाला केस ना हो जाए तुम्हारे साथ बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि ये स्विच ऑन ऑफ कैसे होगा, तो देख लो, अगर ऐसे करके बीच में डाल दिया तो ये ओपन नहीं है, मतलब खाली है तो ओपन, ये क्लोज है। ठीक है, ज्वाइंट वायर ऐसे होता है, क्रॉसिंग ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे होता है, बढ़िया से फिगर बनाना। रेसिस्टेंस क्या होता है, देखे ही हो इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज है वेरिएबल रेसिस्टेंस ऑफ और रेओस्टेट, ये क्या चीज है ना, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस जो चेंज करता रहता है। ठीक है, ऐसे ये वाला रेसिस्टेंस का मतलब फिक्स्ड, और वेरिएबल रेसिस्टेंस रेओस्टेट उसको बोलते हैं, वो चेंज करता रहता है। तुमको एक क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज रेओस्टेट, तो बोलोगे वेरिएबल रेसिस्टेंस इज नोन एज रेओस्टेट। ठीक है, अमीटर यू नो दैट, वोल्टमीटर यू नो दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ओम्स चचा आ गए, ओम्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसका क्वेश्चंस हर साल बोर्ड में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने मार्क्स का भी है वो आएगा ही आएगा ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका क्या होता है ना, लोग रटने लगते हैं इसके डेफिनेशन को, रटना नहीं है, पहले समझना है, फिर एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। समझो, सबसे पहला चीज कि ओम्स लॉ क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और वी। ठीक है, किसी कंडक्टर में कितना करंट है और उससे कितना बैटरी कनेक्ट है, वी, दैट द रिलेशन ऑफ आई एंड वी इज नोन एज ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मैंने जो फिगर बनाना है इससे समझो, ये वाला फर्स्ट वाला देखो, ये V1 10 वोल्ट करंट I1, सेकेंड वाले में 20 वोल्ट I2, 50 वोल्ट I3, ये क्या है समझो। देखो ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे घर में इन्वर्टर तुम लोग लगाते हो, बैटरी आता है घर में, अगर बैटरी छोटा है तो वो जो करंट सप्लाई करता है, एक या दो पंखा, एक या दो फैन या बल्ब जलेगा। अगर बैटरी थोड़ा उससे बड़ा है तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा फैन जलेगा। अगर बैटरी और बड़ा है तो और बड़ा फैन चलेगा। तुम लोग जैसे इन्वर्टर आता है घर में, बैटरी आता है, देख के पापा को क्या बोलते हो या मम्मा को क्या बोलते हो कि अरे थोड़ा और बड़ा बैटरी लेते ना यार, लैपटॉप वगैरह चार्ज करना पड़ता है, आप लोग समझते नहीं हो। क्यों, तुमको तो मैंने पढ़ाया नहीं था, फिर भी यू नो दैट कि जितनी बड़ी बैटरी होगी करंट उतना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा अप्लायंसेस को हम लोग यूज कर सकेंगे। दिस इज ओम्स लॉ भाई, कि जितना बड़ा बैटरी उतना करंट। समझा, कि किसी भी सर्किट में हम लोग बैटरी लगाते हैं
और अगर बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। जितना बड़ा बैटरी उतना ज्यादा करंट, जितना बड़ा बैटरी उतना ज्यादा करंट, जितना बड़ा बैटरी उतना ज्यादा करंट। दिस इज ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना बड़ा तुम वोल्टेज लगाओगे ना बेटा, करंट उतना ज्यादा होगा। अच्छा, हम लोग इसको इनवर्सली भी बोल सकते हैं कि अगर I ज्यादा है, ज्यादा पंखा चल रहा है घर में, इसका मतलब इन्वर्टर हम लोग क्या यूज किए हैं, बड़ा। तो तुमको ऐसा भी फंसा सकता है, सीबीएसई बोलेगा क्या कि बताइए, as we know that V is directly proportional to I is Ohm's law, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं I is directly proportional to V is a Ohm's law? तो बोलेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है, बट वी कैन इन्फर इट। ठीक है, हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि घर में अगर बैटरी लगा हुआ है छोटा, तो कम फैन चलेगा, जितना बड़ा बैटरी होगा उतना ज्यादा फैन चलेगा। मतलब जितना वोल्ट का हम बैटरी लेंगे, करंट उस हिसाब से फ्लो करेगा। मतलब करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब उसी तरह से देखो, जैसे हम लोग एग्जाम की बात करते हैं, अगर तुमको मार्क्स अच्छा है, क्या बोलते हैं घर में गार्जियन कि मार्क्स अच्छा आने पे क्या बोलते हैं कि जितना पढ़ोगे उतना ही ना आएगा। कम मार्क्स आएगा तो क्या बोलते हैं, जितना पढ़ोगे, पढ़वे नहीं करोगे तो क्या आएगा तुमको, ऐसे ही ताना मिलता है। तो मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेबर, और लेबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। जितना लेबर करेंगे उतना मार्क्स आएगा। अगर जितना ज्यादा मार्क्स आए, इसका मतलब लेबर ज्यादा किया होगा, है ना। कोई भी आदमी आता है घर में, दो तरह के लोग आते हैं। पहला आदमी पूछेगा बेटा कितना नंबर आया, तो अंकल इतना 60% आया, पढ़वे नहीं करेगा, लेबरे नहीं करता होगा, तो क्या आएगा, है ना। दूसरा आया, या तुम बताए कि अब इसको तो भाई बोलना है 90%, कितना है बेटा 90%, वाह, इसका मतलब तुम मेहनत बहुत किया होगा, है ना। तो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है ना। लेकिन लॉ क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चलो समझ में आया ना ओम्स लॉ। अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, the potential difference V across the ends of a given metallic wire। कहाँ, ये जो बैटरी लगाएंगे, ये जो बैटरिया ऐसे करके लगा देंगे, तो लगाएंगे कहाँ जी, ये लगाएंगे, ये मान लो मेटालिक वायर है, कंडक्टर है, इसी के इंड ना, यही ना इंडवा है, एक इंडवा ये, एक इंडवा वो, तो दोनों इंडे के ना पास लगाएंगे। दिस इज अक्रॉस द इंड ऑफ द गिवन मेटालिक वायर। और कुछ ज्यादा नहीं है अंग्रेजिया में, एकदम सिंपल है। खाली डरा रहा है तुम लोग को, डरना नहीं है। विष्णु सर इज हियर, ओके, डोंट फियर। चलो देखो, अक्रॉस द इंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर, ये जो मेटालिक वायर है, इसके इंड पे हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये मिलके क्या बना, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना। जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इससे जो भी करंट फ्लो कर रहा है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। ठीक है, हम बताएं ना कि जितना वोल्टेज लगेगा करंट उतना फ्लो करेगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बताओ इसमें कुछ है, अब याद होगा, आराम से होगा, एकदम फाड़ू फाड़ू याद होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक चीज मैंने ग्रीन से क्यों कलर किया, देखो, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर रिमेन्स द सेम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भूलना नहीं। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि, और इसको डिफिनेशन में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो, इसका मतलब आपका कहने का ये तात्पर्य है कि हर एक केस में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, तो वो जो कंडक्टर है, वो जो मेटल है, मेटल जो है उसका जो अभी रेसिस्टेंस छोड़ो, उसका प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज करता है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े हैं, तो उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा चेंज कर जाता है। जब प्रॉपर्टीज चेंज कर जाएगा तो लॉ भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, इसलिए लॉ एप्लीकेबल कब है, जब एक सेम टेम्परेचर, सेम रूम टेम्परेचर या सेम कंडीशन में हम लोग बोलेंगे या प्रूव करेंगे, इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो आ गया समझ में ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और हम लोग लिख सकते हैं ना, V बाय आई इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो V बाय आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज R। व्हाट इज R, दिस इज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आया, I इंटू R। अब यहाँ पर तुमको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये R
ये कांस्टेंट क्यों? देखो भाई, पिछले स्लाइड में चलो, ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट अगर है तो मान लो करंट गया 5 एम्पियर। तो अगर ये बढ़ गया वोल्ट 20 वोल्ट हो गया तो करंट कितना जाएगा? 10 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये जो मेटालिक वायर है ना, जो कंडक्टर है ना, वो सब सेम है। ऐसा नहीं कि इसमें अलग उसमें अलग उसमें अलग लगा देना, उसके बाद कहना कहाँ सेम हुआ सर, देखिए अलग हो गया। नहीं रे लड़का, ऐसा नहीं करना। सेम कंडीशन में बोले हैं, अभी टेम्परेचर भी सेम, एवरीथिंग शुड बी सेम। ये नहीं करोगे कि तुमको दूसरा क्वेश्चन हमको दूसरा क्वेश्चन और उसके बाद मैच कराओगे, जी ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना? कहते हैं ना कि अगर किसी से कंपटीशन करना हो, फेयर कंपटीशन, तो सारे को क्वेश्चन सेम दो, मार्किंग स्कीम सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी वही है, लॉ प्रूव हम कर रहे हैं, लॉ में सब चीज सेम होगा। तो सेम कंडक्टर अगर होगा, यहाँ 10 वोल्ट है तो मान लो करंट कितना, लेट से 5 एम्पियर हुआ, तो 20 वोल्ट में कितना होगा, 10 एम्पियर। 50 वोल्ट में कितना होगा, 50, है ना? तो 50 बटे सॉरी कितना होगा, हाफ ना, 25। ठीक है, ये कितना होगा, 25। तो V बाय आई, V बाय आई तुम देखो, ये बराबर कितना होगा, 5/10 मतलब हाफ, इसमें भी 10/20 मतलब हाफ, इसमें भी 25/50 मतलब हाफ। तो सब क्या है, कांस्टेंट है ना, इसलिए V बाई आई क्या होता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जो क्या होता है, R। सो V इज इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ। ध्यान देना, तुमको कभी पूछ देगा एग्जाम में कि ओम्स लॉ स्टेट्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, एकदम गलत होगा। ये कान में खोस लो, इन्फर कर सकते हैं, इन्फर करने का ये मतलब नहीं है कि वो सही होगा। ओम्स लॉ सेज दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, चलो, R क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ पे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से तुमको समझ में आएगा, और इस पे भी क्वेश्चन आता है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखने में ये बदसूरत हो जाता है, और जैसे बदसूरत हो जाता है तो हम लोग को डर लगने लगता है। डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? बिकॉज विष्णु सर इज हियर, सो डोंट फियर। चलो देखो ये क्या है, हम लोग पढ़े ना, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है, और इसी का ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, इसमें ये V इधर y एक्सिस में और I किधर है, x एक्सिस में। ये कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं आपको इधर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तुम लोग पढ़े हो, अभी तुम लोग को 2 डायमेंशन इक्वेशन है ना पढ़ने के लिए, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 वेरिएबल x और y। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग बोले तो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c क्या होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, मतलब y एक्सिस को जो कट किया है। ठीक है, प्लस है तो ओरिजिन से ऊपर, माइनस होगा तो ओरिजिन से नीचे, है ना, जानते ही होगे। चलो जब मैथ्स पढ़ाऊंगा ना तो ये क्लियर और करा दूंगा। अगर c 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वही चीज यहाँ पर है, v इज इक्वल टू आई आर। v किस में है, y एक्सिस में, i किस में है, x एक्सिस में। सो v इज इक्वल टू आई आर का ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसलिए तुमको क्वेश्चन में पूछेगा ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। तीसरा क्वेश्चन पैराबोलिक होगा। चौथा क्वेश्चन हाइपरबोला होगा। तो क्या बोलोगे, फिर से ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन नहीं। अगर ये ऑप्शन दिया है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसको टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं है, ये ऐसा ऑप्शन दिया है तुमको कि स्ट्रेट लाइन, दूसरा हाइपरबोला, तीसरा पैराबोला, चौथा इलिप्स, तब तुम स्ट्रेट लाइन लगाओ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। इसके क्वेश्चंस हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो समझ में आएगा कि इस ग्राफ का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ रहा है, चाचा क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाय आर। ये तो v इज इक्वल टू आई आर है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर। कोई इसमें सोचना नहीं है, लेकिन कुछ सोचना है। यहाँ क्या सोचना है कि v बाई आर मतलब रेसिस्टेंस और करंट के बीच क्या है। अगर हम बोले तो I इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दिख रहा है ना नीचे।
मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब अगर आर ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, आर कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग को पता है कि रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर रेसिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर रेसिस्टेंस डबल हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, दैट इज I इज इक्वल टू V बाय R। उसके बाद रेओस्टेट मैंने अभी बताया, रेओस्टेट क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू रेगुलेट रेसिस्टेंस। रेगुलेट रेसिस्टेंस का मतलब अगर हमको किसी सर्किट में मान लो एक ऐसे रेसिस्टेंस की जरूरत है जो फ्लक्चुएट करे, जो चेंज करे टाइम के साथ, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। वन वर्ड में कहें तो इट इज अ वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, याद रखना इतना सच। अब आगे चलो, करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज डैश टू इस रेसिस्टेंस। करंट जो है रेसिस्टेंस, रेसिस्टर का, वो रेसिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी बताया क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद यहां पर देखो, इन अ सर्किट हैविंग करंट 20 एम्पियर व्हाट विल बी द न्यू करंट इफ रेसिस्टेंस इज डबल्ड। अगर रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा तो मैंने बताया ना, अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 20 एम्पियर पहले था, अब कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग आ जाओ रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टेंस क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो रेसिस्टेंस अवरोधक, ऑब्स्टिकल है। ठीक है, फ्रिक्शन है। ठीक है, रोकने वाला चीज है, ये करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली उसके अंदर जो नेचर है, कंडक्टर का एक नेचर है ना, कि वो उस करंट को फ्लो नहीं होने दे प्रॉपरली या उसको रोके, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, ओम। ये दिख रहा है तुमको, इसका सिंबल ओम का। ठीक, अगर बोले R इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू आई नो व्हाट, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज नथिंग बट इट इज अ ओम। तो ओम भी और वोल्ट पर एम्पियर भी यूनिट है किसका, रेसिस्टेंस का। ठीक है, 1 ओम को फिर से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये जो 1 ओम वाला बड़ा बेकार चीज है बे, हर जगह आ जाता है, कितना इसको डिफाइन करें, 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 कूलम, फलना ढिनका, क्या करोगे, करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is 1 ohm। इसको ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट परीक्षा में क्या करोगे ना, जैसे पूछेगा व्हाट इज 1 ओम, तो लिखोगे वी नो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो R मतलब 1 ओम बराबर 1 एम्पियर बटे, ओ सॉरी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो बोलेगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू 1 एम्पियर, दिस इज 1 ओम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर जो है उसका रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, राइट इट डाउन। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आएगा तो ये चारों लिखना। ठीक है, पहला क्या, लेंथ। क्या लेंथ, अब एकदम ध्यान से समझो। घर में तुम सुने होगे कि जब हम लोग इन्वर्टर चलाते हैं ना, तो देखे हो ना, इन्वर्टर में एक ही तार लेके जाते हैं, 2 तार क्यों नहीं लेके जाते हैं, because we know that wire is a conductor and we know conductor has a property to restrict the flow of ये चार्ज, किसी में ज्यादा किसी में कम, बट प्रॉपर्टी तो होता है। तो जितना ज्यादा वायर ले जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा इन्वर्टर का एनर्जी वायर में खर्च हो जाएगा, है ना। तो दूसरी चीज कि बोलता है कि जो इन्वर्टर है उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस का जो है रूम में आप वायर मत ले जाइए। क्यों, बोलेगा कि इतना लंबा वायर में भैया तो सब तो आपका तरवे न खींच लेगा। काहे खींच लेगा जी, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी है ना भैया। तो इसका मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा वायर का रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। समझ में आया होगा, मुझे पता है, साले तुम सोच रहे होगे अभी
कि तो साला पता ही नहीं था बे, ठीक है ना। तो अच्छा लगा ना तो लाइक करो जाके और कमेंट करो वीडियो पॉज करके और सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ इसको, ठीक है। दैट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है। सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया? मोटाई, सिंपल। मोटा कितना होगा तार, इतना ही पूछो। तरवा जितना मोटा होगा ना उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम? कम होगा, ठीक है। वो अभी छोड़ दो, वो अभी आगे बताते हैं। ये समझो कि लेंथ पे डिपेंड करता है सबसे पहला। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लेंथ पे बता दिए, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आगे फॉर्मूला में बताएंगे, ठीक है, इनवर्सली। लेकिन ये समझ गए ना कि जितना मोटा तार होगा मतलब तार के मोटाई पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल। ये बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ मटेरियल कैसे? प्लास्टिक का तार दे दे, बोले भैया बिजली जलाइए ना, तो क्या बोलिएगा कि प्लास्टिक का है, नहीं चलेगा। सिल्वर का दे दे, बोले कि ये सिल्वर चांदी का तार है भैया बिजली जलाइएगा ना, जलाइए ना, तो क्या कीजिएगा आप? तो जलाइएगा नहीं, हमको पता है। आप लेके सोचिएगा चांदी मिला, भागो भैया, बिजली तो बाद में जलाएंगे, है ना। तो वायर जो भी है उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जैसा वायर, अगर वायर होगा जिसका रेसिस्टिविटी, जिसका की रेसिस्टेंस जो है वो हाई होगा तो ज्यादा, और कम होगा तो कम। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। चौथा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी क्यों? क्योंकि कंडक्टर का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है कब? जब टेम्परेचर चेंज करने लगेगा। कैसे? अभी बताए थे ना ओम्स लॉ में, इसलिए वहां लिखते हैं ना कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो दीज आर फोर फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। पहला लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक। अब देखो ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या है? मतलब रेसिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ जितना बड़ा रेसिस्टेंस उतना बड़ा, ठीक। लेंथ जितना बड़ा रेसिस्टेंस उतना बड़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। जितना बड़ा एरिया होगा, मोटा जितना होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा? उतना ही कम होगा, ठीक है। जितना मोटाई होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। क्यों? बिकॉज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम लोग इस दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और दिस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज नोन एज रो। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रो L बाय A। दिस रो, ये बला क्या है? इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, यहाँ के बाद आगे बढ़ूंगा ये रेसिस्टिविटी क्या है, इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक्चुअली क्या है ना कि वीडियोस में अभी आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो अगर बना दूंगा ना तो आप थोड़ा बोर फील करोगे, है ना। एक साथ उतना लंबा सीट कर नहीं पाओगे और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। थोड़े थोड़े मतलब टाइम पे हम लोग को ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेसिस्टिविटी से पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़े? फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस, ठीक है। तो देखो एंड शो आ गया ना, शो को एंड करें। आज का पिक्चर यहीं समाप्त होता है मेरे दोस्त, लेकिन अभी पूरी मूवी बाकी है। सो गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कोविड है, अच्छे से रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा 24 आवर में ना अपना 2-3 घंटा पढ़ाई के लिए जरूर निकाल लो, उसके बाद आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।